लास्ट में ये कि मैं तो मजदूर का बेटा हूँ, मजदूरी करते जी। हम, मेरे लिए खोने के लिए कुछ नहीं था जी। सब कुछ पाने के लिए था। कहते हैं ना कि जीतने वाली जो लड़ाई होती है उसका हर कोई सेनापति बनने को तैयार हो जाता है कि चलो इस सेना को मैं लीड करूँगा जी। लेकिन जब कोई सेना हारने वाली है फिर आप उसके लीडर बनते हैं, सेनापति बनने को तैयार होते हैं, फिर लड़ाई जीतते हैं, वो लीडर होता है। नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरठ छत्तीसगढ़ में। यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईपीएस बनने का सपना तो सब लोग देखते हैं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने आप में एक मोटिवेशन है। एक बार नहीं, इनको दो बार गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है उनके अच्छे कामों के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस रतनलाल डांगी जी, जो कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से फिटनेस के लिए भी लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरठ छत्तीसगढ़ में रतनलाल डांगी जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अभी किस पोस्ट पे हैं? अभी मैं डायरेक्टर पुलिस एकेडमी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से है उसमें एक डायरेक्टर के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जी। तो आपका नेटिव प्लेस कौन सा है और आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ कंप्लीट की? बेसिकली मैं राजस्थान से जो नागौर डिस्ट्रिक्ट वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरा सभी जो क्वालिफिकेशंस है, जो एजुकेशंस है, सभी मैंने अपने राजस्थान से किया था और 2003 बैच के हम IPS ऑफिसर हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ का ऑर्डर अलॉट हुआ, तब से हम छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो जब आप IPS ऑफिसर बने तो आपकी एज उस समय क्या रही होगी? जब 2003 में जो मेरी एज है वो 29 ईयर्स थी और उससे पहले भी मैं कुछ जगह जॉब में था। जी जी। तो आपने यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट की? आपने पहले से ही सोच के रखा था स्कूल में कि मेरे को ये क्रैक करना है, या फिर बाद में आपने किसी को देख के ऐसे मोटिवेशन मिला कि मेरे को भी यूपीएससी करना चाहिए? देखिए, मैंने 91 में 12th पास किया था और उसके बाद मैं सर्विस में आ गया था। एज ए टीचर मैंने 93 में ज्वाइन कर लिया था और उसी दौरान चूँकि मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट्स था और मैं स्कूल्स का टॉपर भी रहा था। जी। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि आप आगे अपना स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक अपना रोजगार का साधन के रूप में हमने एक टीचर के रूप में ज्वाइन कर लिया। और लेकिन एक सपना, बड़ा सपना था कि हमको जब कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमने प्राइवेट ही सर्विस करते हुए मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पीजी किया पॉलिटिकल साइंस में। मैं नेट स्लेट भी किया और उसके बाद जो है राजस्थान का जो PSC है उसके माध्यम से मैंने एग्ज़ाम दे करके मैं कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर भी रहा, फिर तहसीलदार भी रहा और फाइनली 2003 में जो है हम IPS सेलेक्ट होकर छत्तीसगढ़ पहुँचे। तो आपने इतनी मेहनत की, जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपको सपोर्ट ज़रूर किया होगा, तो किसको बोलना चाहेंगे आप? सच तो देखिए कि आपका अपना सपना होता है तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है जी। बस ये जो आप किसी को एक आइडल की बात होती है या आप बात कर सकते हैं कि किसको देख करके आप यहाँ तक पहुँचे, तो जब आप एक कलेक्टर के बारे में सुनते हैं, SP के बारे में सुनते हैं, घर परिवार से सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं और चूंकि आप 12th या ग्रेजुएशन करते तब तक इतनी समझ आप में आ जाती है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था वो कैसे चलती है, तो फिर आप अपने आप से ही और आप कुछ न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज भी पढ़ते हैं तो आपको ये एक लगता है कि नहीं, हमको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। जी। आज के ज़माने में जैसे यूथ हैं वो अगर यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कुछ भी फाइट करना चाहते हैं एग्ज़ाम का, तो उनके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूट्यूब में देख लेते हैं या आप जैसे गैलेंट्री ऑफिसर हैं उनके वीडियोस देखते हैं तो उनको ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप जब तैयारी कर रहे थे उस समय तो ऐसे इंटरनेट का उतना क्रेज नहीं था। देखिए, उस समय तो 97 के बाद स्टार्ट किए थे तो उस समय तो नहीं था और जो जिसके पास था उसके पास अवेलेबल था। एक रूरल एरियाज में चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं थी तो लेकिन बुक्स तो हमेशा साथ में रहती है ना जी। तो एक तरह से देखा जाए तो जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है तो आप ज़्यादा डूबते हैं। यदि अभी हम जैसे गूगल में कोई चीज़ को करते हैं फिर उसका हाइपरलिंक होता है तो हम एक टॉपिक पढ़ने के लिए जाते हैं या कुछ चीज़ें, फिर आप उसमें ये इतना आपको खींच लेता है कि आप जो मेन जो जिसके लिए आप उसमें सर्च कर रहे हैं वो भूल जाते हैं, दूसरे जाता है। तो बेस्ट यही था कि आपके सामने बुक है, आपको उसी को पढ़ना है, कोई सर्च करना नहीं है। तो जो कह सकते हैं कि अभी का जो हमारे पास अवेलेबल है उसके फ़ायदे बहुत हैं जी, लेकिन उसके एक्सेस भी सभी के पास है।
जो चीज़ आज दिल्ली, मुंबई या जयपुर में जो पढ़ सकते हैं, वो आज छत्तीसगढ़ के किसी बीजापुर के में बैठ करके भी वो इंटरनेट के माध्यम से उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। एक प्लेटफॉर्म पे सेम आए, लेकिन उतना ही है कि आप जो है उसको आप कितना डिसिप्लिन बना के रखते हैं। जब आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं उस समय आप फोकस, मुझे ये सर्च करना है, ये चाहिए, वहाँ तक है, तो तब तक ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि आप उससे रास्ता चुक जाते हैं और आपका समय उसमें वेस्ट चला जाता है, और जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें इंटरेस्ट आता रहता है, लेकिन वो चीज़ ऐसी होती है कि जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड भी नहीं होती है, तो फिर वो समय वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। तो आजकल जैसे ऑनलाइन क्लास से भी आप बताए जैसे लोग पढ़ते हैं, तो वो कितना सही है, और अगर फिजिकल कोचिंग कुछ करना चाहते हैं तो कैसे चूज करना चाहिए कि ये देखिए, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है, उसका तो यूज करना चाहिए, और उसका जो बेस्ट यूज करता है जी, वो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलता ही है। जहाँ तक कोचिंग की बात है, मैंने तो कभी कोई कोचिंग किया नहीं था जी। मैं तो सेल्फ स्टडी किया था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कोचिंग करने से आपको एक रास्ता क्लियर हो जाता है। जी जी। कोचिंग का फ़ायदा ये है कि सपोज आप रायपुर से निकले और आपके सामने कोई बाइक वाला चलता हुआ कि मुझे पुलिस अकेडमी जाना है, वो आपको सीधा लाता है जी। तो आप बिना समय गंवाए आप सीधे पहुंचते हैं, टाइम बच गया। यदि आप आएंगे तो रास्ते में 3 जगह पूछेंगे कि चंदखुरी का रास्ता इधर जाएगा, फिर एक चौराहे पे फिर रुकेंगे, फिर पूछेंगे। और ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं आपको हर आदमी सही रास्ता दिखाए। हाँ। कई बार ये भी होता है चौराहे पे खड़े होने लगा, आपसे मजाक करने के लिए बोला कर नहीं आपको ईस्ट में जाना है, वो वेस्ट का रास्ता बता देगा, घुमा देगा। तो लेकिन आपके साथ साथ चल रहा कोचिंग वाला आपको गाइड कर रहा है कि आपको इस रास्ते भी चलना है, तो वैसे तो उसका फ़ायदा होता है आपको। कोचिंग में आपको बताते हैं कि ये चीज़ पढ़नी है, अपने को इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, मतलब उसमें प्रायोरिटीज होती है। यदि क्योंकि ये तो यूपीएससी का सिलेबस तो वास्ट सिलेबस है, हाँ। समुद्र के समान है। जी जी। तो आपको तो सेलेक्टिव होना है, कौन सी चीज़ आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये चीज़ें आपको कोचिंग के माध्यम से, या फिर आपका कोई मेंटर हो जिसको जो आपको बता सकता है चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग में ही जाएँ जी, लेकिन यदि आपको कोई अच्छा ऑफिसर मिल गया जो उस टारगेट को अचीव कर चुका है, वो यदि आपको सही वो भी गाइड कर दे, तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन ये है कि कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि ये चीज़ जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगी, इस रास्ते आपको नहीं चलना है, और इस पे चलते समय आपको ये चीज़ें पढ़ना है। तो ऑनलाइन कोचिंग की तरह से डिस्ट्रैक्शन भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा है कि वो जो पढ़ाने वाला दूसरी जगह है, आप यहाँ पर है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। हम हमारा अपने ऊपर कितना कंट्रोल डिसिप्लिन है। आप ऑनलाइन कोचिंग को भी पढ़ करके भी कर सकते हैं। जी जी। और बहुत सारे लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपको हर साल जब यूपीएससी या पीएससी रिजल्ट आते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ने को मिलती है कि वो गांव वाला जो है लड़का, ये फलाने का बच्चा जो है वो करेक्ट कर सेलेक्ट हो गया। गांव घर में तो बुक से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, उसी से पढ़ते हैं, तो उसके फायदे भी हैं। जी। देखिए, कई ऐसा भी होता है ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है, तो उसमें सेलेक्ट क्या करें, वो आपको एक तरह से डिस्ट्रैक्ट ले जाता है। आपके पास लिमिटेड है, होता क्या है कि आपके पास जैसे एक बुक है, उसको आप 10 बार पढ़ो, या 10 बुक को एक बार पढ़ो, तो आप 10 बुक को एक बार पढ़ोगे तो आप चीज़ें क्लियर नहीं कर पाएंगे। बल्कि एक बुक को यदि आप 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यदि कम से कम मटेरियल आपके पास हो, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझें। यूपीएससी में पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप कैसा एक्सप्लेन करते हैं, आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चंस है वो क्या चाहता है, वो यदि आपने सही मतलब क्योंकि उसमें लिमिटेड वर्ड्स भी है जी। आपको बिल्कुल वहाँ को लेक्चर तो चलेगा नहीं, आपको एक सीमित समय में जी। और एक कह सकते हैं कि उसी के दौरान आपको उस पे चीज़ें जितना आप लिख सकते हैं कर सकते हैं, उसी से रिजल्ट आएगा। जी जी। जैसे यूपीएससी फाइट कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं किसी भी कारण से, एक बार ट्राई करते हैं 2 बार, फिर वो डिप्रेस हो जाता है, फिर उनको और कुछ सूझता नहीं। और बहुत से आजकल यूथ ऐसे हैं कि नशे की लत में पड़े हुए हैं, तो इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, और जो खासकर डिप्रेस हो जाते हैं? जो सेलेक्ट होना या नहीं होना
क्योंकि बहुत कम जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि वो फर्स्ट चांस में सेलेक्ट हो गया, मतलब वो अपवाद स्वरूप होता है। हर साल होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको बने रहना है। कहते हैं ना कि मैराथन दौड़ वो जीतता है जो मैराथन में बना रहता है। यदि आप दौड़ से बाहर हो गए तो आप कभी नहीं जीत सकते, लेकिन यदि आप उस दौड़ में बने हैं तो जरूर एक दिन जीतेंगे। ये इसका है। तो आपको बने रहना है बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई हिम्मत हारे। हालांकि ये कहना बहुत टफ है कि हिम्मत नहीं हारना है, पैसेंस बनाए रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं होती है, आर्थिक दिक्कत भी होती है, पारिवारिक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन चूँकि आपको अपना टारगेट को अचीव करना है तो पेशेंस, धैर्य तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। केवल उस कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि जब आप असली लाइफ में उतरेंगे, प्रोफेशन में आएंगे, ज़िंदगी में जब उतरेंगे, तो उस समय भी तो आपको बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा आप आकाश ही छूते रहेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। उतार चढ़ाव हमेशा आता रहता है। तो उस समय भी तो आपको पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। बिना संयम के, बिना धैर्य के आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते, वो ज़रूरी है। अगर आज आप आईपीएस ऑफिसर नहीं होते तो आप क्या बनना चाहते? मैं तो आईपीएस ऑफिसर नहीं था, उससे पहले तहसीलदार था। जी। तहसीलदार से पहले मैं कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर था, उससे पहले मैं टीचर था। तो वो कोई और नहीं। और दूसरा ये लास्ट में ये कि मैं तो मजदूर का बेटा हूँ, मजदूरी करते हम परिवार के लोग कर ही रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होता तो ये होता। तो बस ये है कि मेरे लिए खोने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ पाने के लिए था। और बिना कुछ आप कह सकते हैं कि बिना मेहनत के आप कुछ नहीं पा सकते। उस समय आपको जितना ईश्वर ने आपको क्षमता दिया, ताकत दिया, पूरी झोंक देनी चाहिए उसमें। वो ये आपको कभी ये गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, यार काश मैं मेहनत करता, काश मैं उस समय ध्यान, वो वाला नहीं होना चाहिए। आपको जितनी क्षमता, जितना बस सीटिंग है, जितना कुछ कर सकते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में चूँकि जब हम कंपटीशन तैयारी करते हैं तो आपको बाकी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। हम एक साथ ये जो हमारा दिमाग है वो एक बार में हम एक ही काम को ठीक तरह से कर सकते, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं दूसरी बात नहीं सोच सकता। सही बोल रहे हैं। यदि मैं सोचूंगा तो मैं आपसे भी बात नहीं कर पाऊंगा, वो काम भी नहीं कर पाऊंगा। तो मल्टीटास्किंग दिमाग को कभी नहीं देना चाहिए। आप यदि तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उस समय केवल आपका ध्यान पढ़ाई में रहना चाहिए, तो ही आप उसको टास्क को पूरा कर पाएंगे। अभी हमारे जो यूथ क्या कर रहे हैं कि वो कोचिंग भी चल रहा है ऑनलाइन में, फिर उसको ऑफ कर देगा, मोबाइल में लगेगा, फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा। मतलब ये डिस्ट्रैक्शन का है। जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूज मत कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया के माध्यम से इससे किसी व्यक्ति से संपर्क हो गया तो आपको अच्छा गाइड भी कर सकता है, आपको इंकरेज कर सकता है, बुरा भी नहीं है। लेकिन आप कितना समय दे रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, और किसको समय दे रहे हैं ये भी मायने रखता है। जैसे आपकी जगह जगह पोस्टिंग हुई, मेरे को एक याद है कि जब मैं कोरबा में थी तब वहाँ के आप एसपी थे, तो मेरे को पता था आप वहाँ। तो ऐसे ही आपकी जगह जगह अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, तो सबसे चुनौतीपूर्ण जगह कौन सी थी, या आपको कहाँ काम करना अच्छा लगा, या ऐसा कोई? देखिए ऐसा तो कह नहीं सकते कि चुनौती वाला, और मेरा तो हमेशा ये रहा है कि जहाँ चुनौती है वहाँ अवसर है। यदि चुनौती नहीं है तो हर कोई भी आगे जाकर के उस चीज़ को कर सकता है। जैसे मेरा पोस्टिंग 2006 में एसपी बीजापुर हुआ था, उन परिस्थिति में हुआ था जब कुछ ऑफिसर्स वहाँ जाना नहीं चाहते थे। हमने वहाँ ज्वाइन किया, और पूरी जो पुलिस टीम थी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का गाइडेंस था, और सब जो लोग थे वहाँ के, उनके सहयोग से हमने अपनी तरह से बेस्ट करने की कोशिश की और बेस्ट किया। और वहीं जो हमको जो आप गैलेंट्री मेडल्स की बात करते हैं वो बीजापुर में ही काम करते हुए मिला। तो वहाँ कुछ चैलेंजेस थे, चुनौती थी, तो वो चुनौती आपको कुछ अवसर देती है अपने आप को प्रूव करने की। कहते हैं ना कि जीतने वाली जो लड़ाई होती है उसका हर कोई सेनापति बनने को तैयार हो जाता है कि चलो इस सेना को मैं लीड करूँगा। लेकिन जब कोई सेना हारने वाली है फिर आप उसके लीडर बनते हैं, सेनापति बनने को तैयार होते हैं, फिर लड़ाई जीतते हैं, वो लीडर होता है। तो लीडर हमेशा मैटर करता है, लीडरशिप मैटर करती है, और एडवर्स सिचुएशंस में ही आपकी असली परीक्षा होती है कि उस समय आप
अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं। अदरवाइज़ तो क्या है कि जो इजी चीज़ें होती है, आसान जगह होती है, वो तो कोई भी हैंडल कर सकता है। आप जब जो चुनौती बन के आती है, बीजापुर की बात करते हैं या बस्तर की बात करते हैं, पता है कि हर कदम पर जो उस समय की सिचुएशंस में बात कर रहा हूँ 2006, 7, 8 की, कि हर कदम पे आपकी कभी भी जान जा सकती है। जी जी। मतलब क्योंकि वहाँ जो सिचुएशंस उस समय का जो था, आपके लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ जी, उस दौरान आप में हौसला बनाए रखना, हिम्मत बनाए रखना, फोर्स को लीड करना, गाइड नहीं करना, लीड करना। गाइड तो कोई भी कर सकता है, ऑफिस में बैठ कर ऐसा करना वैसा, वो नहीं, लीड करना, लीड बाय द फ्रंट। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, नहीं हम आज तुम्हारे साथ हैं, तभी तो लोग आपके साथ चलेंगे जी। तभी वो आगे बढ़ेंगे और उनका हौसला बढ़ेगा, तभी तो आप कोई भी प्रकार की जो लड़ाई होती है उसमें आप जीतते हैं। तो आप आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो परिवार वालों का सपोर्ट तो रहा ही है, लेकिन डेफिनेटली देखिए कहीं पर भी हो, बिना परिवार के तो कोई भी आगे नहीं पहुंच सकता। जी जी। चाहे वो परिवार आपका मतलब एक हो सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर होगा, लेकिन उनका जो मोराल है, आपको हिम्मत देने का है भाई, वो एक मजदूरी करने वाला भी आपको अपनी बचत करके आपको हिम्मत देते हैं। और जब आपको देखते हैं कि आपके पेरेंट्स पूरे दिन किसी यहाँ की मजदूरी करते हैं, पसीने से भीग के आते हैं, तो वो आपको सीन जब दिमाग याद रहता है, आंखों में छाता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती है, आपको अंदर से आग लगाती है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो परिवार का सपोर्ट तो रहता ही है। आप बिना परिवार के सपोर्ट के आप कहीं पर भी कुछ भी किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली IPS IAS की बात करें, आप किसी भी फील्ड में आप चाहे आप सर्विस में हो चाहे सर्विस में नहीं हो, परिवार का सपोर्ट तो सब जगह ज़रूरी है। उसके सपोर्ट के बिना इंसान कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता। फिर भी कोई एक नाम आपके परिवार का जिनका आप लेना चाहेंगे? देखिए परिवार इतना बड़ा है कि एक चीज एक को नहीं हम श्रेय दे सकते। जी जी, सभी का सपोर्ट है भाई। मदर फादर ने पढ़ाया जी, ब्रदर वगैरह ने उन्होंने सपोर्ट किया, वाइफ है उसने उसका एक अपना रोल है, बच्चों का अपना रोल है। तो एक उसमें से हम 1 2 3 नहीं कर सकते। पूरा परिवार मतलब परिवार होता है, उसमें 1 2 3 नहीं होता है। तो पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है और अभी भी है। जी जी। आप सोशल मीडिया पे फिटनेस के लिए भी बहुत से मोटिवेशन दे रहे हैं, आपको देख के भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं कि आप कैसे फिट हैं। तो ये फिटनेस का राज क्या है? देखिए नंबर 1 तो कि हर पूरे समाज है, सोसाइटी है, उसके दिमाग में हमेशा ये रहती है कि पुलिस वाला है तो फिट होगा, आर्मी वाला है तो फिट रहेगा। और जो यूथ है या जो आदमी आप में आप एक उनकी धारणा बनी हुई है कि कम से कम पुलिस वाला तो फिट होना चाहिए। तो उसी को लेकर के स्पेशली मैंने जब कोरोना के समय जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उस समय मैंने जब देखा कि जब लॉकडाउन था, सभी यूथ बच्चे स्कूलें बंद थी, सब घरों में थे, परिवार घर में था, बच्चे अब पता है कि जब बच्चे एक साथ रहते घर में तो उनको थोड़ा डिप्रेशन में आ रहे थे, थोड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, घरों में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो इस तरह के फ़ोन हमारे पास में भी आने लगे कि जो है बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। हालांकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते जी जी, लेकिन चूँकि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो आपकी जो एनर्जी है वो एक तरह से एग्जॉस्ट नहीं होती है जी। तो आई थॉट कि चूँकि ये योगा है, फिजिकल फिटनेस जो आप घर में बैठ करके कमरे में भी कर सकते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया और अच्छा रिस्पॉन्स आया। सभी जो यूथ है वो जुड़ते गए, परिवार लोग जुड़ते गए और फिर धीरे धीरे मैं भी कुछ सीखता ही गया। मैंने भी कहीं को ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं भी जो है धीरे धीरे करते करते सीखता गया। अब चूँकि इंटरेस्ट आ गया और उससे एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। एक मैं मिशन जो है वो नाम दे रखा है, मिशन गाइड द यूथ ग्रो द नेशन, यानी जो यूथ है उसको गाइड कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। जो हमारा यूथ है वही तो असली ताकत है, परिवार की ताकत वो है, देश की ताकत वो है। और स्पेशली पुलिस के लिए यदि यूथ सही दिशा में है तो पुलिस को भी कई तरह के जो क्राइम जो हो रहे हैं उससे मतलब सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्राइम नहीं, अदरवाइज तो आप देखते हैं यूथ नशे की तरफ जा रहा है, क्राइम की तरफ भी जा रहा है। तो जब वो देखता है कि जब एक सीनियर ऑफिसर्स इस तरह से गाइड कर रहे हैं, मोटिवेशनल बात कर रहे हैं,
तो कुछ न कुछ लोग तो उसको देख के सीखते ही हैं जी। और घर परिवार के लोगों को भी एक कहने को मिलता है, देखो वो इतना सीनियर ऑफिसर होकर के कुछ कर रहा है, तुम 10 बजे तक सो रहे हो, उठो, ऐसा करो। तो एक एग्जाम्पल, मतलब जब तक आप देखो, कहने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आप करके दिखाते हैं। जब आप खुद करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होगा वो भी तो करेगा कि भाई जो हमारा सीनियर ऑफिसर इतना कुछ कर रहा था, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो और ये तो पॉजिटिव चीज़ है। इससे आपको कह सकते हैं कि हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसमें कोई किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। फिजिकल फिटनेस तो सबके लिए ज़रूरी है, स्वास्थ्य सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम अब कोरोना के समय पर देखे थे कि किस तरह से लोग जो है अपने सालों की कमाई है वो खर्च करने के बावजूद भी हम लोगों ने उनको खोया है। और जो फिजिकल जो एक्टिविटी में शामिल थे उनको थोड़ा सा उस तरह सपोर्ट मिला है। आपका इतना मोटिवेशन देख के यूथ भी काफ़ी मोटिवेट होते रहते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि जो यूपीएससी स्टूडेंट है या जैसे मैंने बोला अभी किसी भी तरह के एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट में आप कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जिससे वो मोटिवेट रहें, डिप्रेस ना हो। तो मैं मीरा छत्तीसगढ़ में चाहूँगी, मैं जो आपके माध्यम से सभी जो यूपीएससी या पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट है उनको यही कहना चाहूँगा कि ये आप अपनी क्षमता जो है उसका पूरा यूज कीजिए और अननेसेसरी जो टाइम को वेस्ट मत कीजिए। और आप फोकस होकर के यदि आप स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और दूसरा ये कि आपको जो डीमोटिवेट कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं उन लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग नेगेटिव चीज़ें बात करते हैं तो उससे जो आप तैयारी करते हैं उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उन लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। और तीसरा ये कि आपकी जो संगति है वो ऐसे लोगों से, क्योंकि आप यूपीएससी के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी संगति भी वैसे ही लोगों से रहना चाहिए जो उसकी तैयारी कर रहे हैं और जिनका विचार हर चीज़ आपसे मिलता जुलता हो। क्योंकि संगति बहुत मैटर करती है और इसलिए आप संगति भी अच्छी चुनिए। कहते हैं ना कि यदि आपको आकाश को छूना है तो बाज के साथ उड़ना पड़ेगा, आप मुर्गियों के साथ रह कर के आकाश को नहीं छू सकते। इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, हिम्मत, संयम और धैर्य के साथ आप तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि कामयाबी हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सभी को रतन लाल डांगी जी से बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए देखते रहिए मिरर छत्तीसगढ़ और मिरर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को शेयर जरूर करें।